साल 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पर थी। पिछले 6 सालों से दुनिया की 2 बड़ी ताकतें एक दूसरे से युद्ध कर रही थी। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों का समूह था जिसे एक्सिस पावर कहा जाता था। दूसरी तरफ था अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस जैसे देशों का ग्रुप जिसे अलाइड पावर कहा गया। यूरोप में एक्सिस पावर को जर्मनी लीड कर रहा था, लेकिन 1945 आते आते जर्मनी बैकफुट पर आ चुका था। इसी दौरान अप्रैल 1945 में अलाइड पावर्स की सेना जर्मनी में दाखिल होती है, जहां उन्हें ऐसे मंजर दिखाई दिए कि उनके होश उड़ गए। बुकनवाल्ड कैंप में चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थीं। बचे हुए लोग भूख से तड़प रहे थे। उनके शरीर पर सिर्फ हड्डियां बची थीं। छोटे छोटे बच्चे भूख और बीमारी से मर चुके थे। सड़ी हुई लाशों की बदबू से खड़ा होना मुश्किल था। कहा जाता है कि अकेले इसी कैंप में करीब 56,000 लोगों को तड़पा कर मार दिया गया था। अलाइड आर्मी ने वहां से करीब 900 बच्चों को निकाला, लेकिन कई बच्चों की हालत इतनी खराब थी कि कैंप से बाहर निकालने के 1-2 दिन बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे जैसे अलाइड सैनिक आगे बढ़े, उन्हें इसी तरह के सैकड़ों कंसंट्रेशन कैंप्स दिखते गए, जहां सिर्फ मौत और तबाही बिखरी थी। और इन सब के पीछे था इंसान की शक्ल में छिपा एक क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जिसने नफरत में लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर्स में बंद कर मार डाला था। यह सब देखकर अलाइड पावर का खून खौल उठा। चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन जैसे नेताओं का मानना था कि नाजियों को उनके किए की पूरी सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ मौत देकर नहीं बल्कि अदालत में घसीट कर उनके एक एक गुनाह को दुनिया के सामने रखकर, ताकि इतिहास में दर्ज रहे कि कैसे एक तानाशाह की सनक ने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया और कैसे नफरत ने लाखों लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह मरवा दिया। इन्हीं नाजी लीडरों की सजा तय करने के लिए एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अदालत बनाई गई, जर्मनी के उसी शहर में जहां कभी हिटलर की पार्टी ने यहूदियों की नागरिकता छीनने वाला कानून बनाया था। यहूदियों के पासपोर्ट पर लाल रंग से जे यानी ज्यूस लिखकर उन्हें बैन किया गया था। उसी शहर को इंसाफ के लिए चुना गया। यही अदालत बना और इस अदालत के कटघरे में नाजी नेताओं को खड़ा किया गया। यह शहर था जर्मनी का न्यूरमबर्ग। यहीं से शुरू हुआ वह ट्रायल जिसने दुनिया को नाजियों का असली चेहरा दिखाया। हिटलर और उसका प्रचार मंत्री गोएबल्स तो अपनी जान खुद ले चुके थे, लेकिन बाकी बचे बड़े नाजी नेता और कमांडर जिनके हाथ खून से सने थे, अदालत में पेश किए गए। किसी को मौत की सजा सुनाई गई तो किसी को उम्र कैद। तो किस्सा के इस एपिसोड में सुनाएंगे कहानी न्यूरमबर्ग ट्रायल की, कैसे नाजी नेताओं को अदालत तक घसीटा गया, कैसे उनकी सजा तय की गई। साथ साथ बताएंगे कि अलाइड पावर ने नाजी लीडरों को सजा दिलाने के बाद कैसे जर्मनी के आम नागरिकों और सरकारी पदों पर बैठे लोगों के भीतर से नाजी विचारधारा का सफाया किया। सुनाएंगे किस्सा हिटलर के उस दाहिने हाथ गोरिंग का, जो ट्रायल के दौरान अलाइड ताकतों के लिए सिरदर्द बन गया था। उसके पास रिसर्च, नॉलेज और कॉन्फिडेंस का ऐसा कॉकटेल था कि सामने वाले वकील को पानी पिला देता था। और जब उसे अदालत ने फांसी की सजा सुनाई तो उसने क्यों कहा कि मुझे गोली मार दो, फांसी मत दो। अंत में बताएंगे कि कैसे कोल्ड वॉर शुरू होते ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अपने फायदे के लिए नाजी वैज्ञानिकों और जासूसों से हाथ मिला लिया, जिनके हाथ यहूदियों के खून से रंगे हुए थे। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। आप खबरगांव देख रहे हैं और ये किस्सा है न्यूरमबर्ग ट्रायल का। इस कहानी की शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध से, जब दुनिया की 2 बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ अलाइड पावर तो दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की जैसे देश, जिन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। इन देशों में जर्मनी मुख्य भूमिका में था। युद्ध करीब 4 सालों तक चलता रहा। खूब तबाही मची, कमोबेश 1 करोड़ जानें गईं। साल 1918 का नवंबर महीना आते आते जर्मनी की कमर टूट चुकी थी।
हथियार डालने के सिवाय उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। युद्ध अब समाप्त हो चुका था। फिर आई तारीख 28 जून 1919। इस दिन अलाइड पावर और जर्मनी के बीच फ्रांस के वर्साय महल में एक समझौता हुआ, जिसे वर्साय समझौता के नाम से जाना जाता है। अलाइड पावर को डर था कि जर्मनी एक बार फिर ताकत न जुटा ले और दुनिया दोबारा युद्ध की चपेट में न आ जाए। इससे निपटने के लिए वर्साय समझौते के तहत जर्मनी की ताकत को कमजोर करने की कोशिश की गई। जर्मनी को अपनी करीब 13% जमीन गंवानी पड़ी। सेना की ताकत को कम कर दिया गया। कहा गया कि जर्मनी अपनी सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध का एकल जिम्मेदार जर्मनी को बताते हुए उसके ऊपर दंड के तौर पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। वर्साय संधि के बाद जर्मनी बिल्कुल कमजोर हो चुका था। आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। महंगाई बढ़ चुकी थी। लोग भूखमरी के शिकार हो रहे थे। इन्हीं हालात के बीच जर्मनी में एक लीडर उभर कर आता है जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना में शामिल होकर लड़ा था। नाम एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने लोगों से वादे किए कि वह देश से भूखमरी खत्म कर देगा, उनके हालात बेहतर कर देगा। लोगों को हिटलर के वादे में एक उम्मीद नजर आने लगी। हिटलर ने तब तक एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली थी जिसका नाम था नाजी पार्टी। फिर आई तारीख 30 जनवरी 1933। हिटलर इस दिन जर्मनी का चांसलर बन गया। फिर उसने जर्मनी से विपक्षी दलों को पूरी तरह खत्म कर दिया। हिटलर अब क्रूर तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसने तीसरे युग के शुरू होने का ऐलान कर दिया था। पहला युग रोमन अंपायर को माना जाता है, दूसरा युग जर्मन अंपायर को कहा जाता है और अब हिटलर ने जिस युग का ऐलान किया था उसे थर्ड राइक कहा गया। बेसिकली हिटलर जर्मनी का शुद्धिकरण करना चाहता था। वो खुद को सर्वोपरि मानता था, यहूदियों को अशुद्ध। उसके दिलो दिमाग पर एक भूत सवार था कि जर्मनी से यहूदियों की नस्ल खत्म कर देनी है। अपने इस पागलपन को पूरा करने के लिए वो सारी हदें लांघने लगा। अपने प्रचार तंत्र के जरिए हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी। साल 1933 में एक कानून पारित कर दिया। यहूदी अब न ही सरकारी नौकरी कर सकते थे, न ही कानून की पढ़ाई, न डॉक्टर बन सकते थे, न दवा बेच सकते थे और तो और इन्हें जर्मनी की सेना से भी बाहर कर दिया था। वक्त बीता। फिर आया साल 1935। जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में हिटलर की नाजी पार्टी की एक रैली हुई। इस रैली को संबोधित करते हुए हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ 2 नए कानूनों की घोषणा की। इन कानूनों में कहा गया कि जर्मनी का नागरिक वही होगा जिसकी रगों में जर्मन खून दौड़ता हो। यहूदियों की नागरिकता खत्म कर दी गई। अब वो ना तो कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे, ना ही जर्मनी से बाहर निकलने के लिए वीजा अप्लाई कर सकते थे। यहूदी अपने ही देश में पराये बन चुके थे। न्यूरमबर्ग शहर में घोषित किए गए इन कानूनों में यहां तक कहा गया कि जर्मन और यहूदियों के बीच शादी अपराध माना जाएगा। यहूदियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को अवैध घोषित कर दिया गया। कहा यह भी गया कि यहूदी जर्मनी का झंडा बुलंद नहीं करेंगे। आने वाले सालों में हिटलर ने यहूदियों को रेस्टोरेंट, पार्क, म्यूजियम जैसे सार्वजनिक जगहों पर भी जाने पर रोक लगा दी थी। साल 1938 में यहूदियों के लिए खास आईडी कार्ड्स बनवाए गए। उनके पासपोर्ट पर लाल रंग से जे लिखा गया। एक रात तो तय तरीके से यहूदियों के पूजा स्थलों पर हमले किए गए। यहूदियों के पहले से चिन्हित किए गए दुकानों को तोड़ दिया गया। इस रात को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। हिटलर के आदेश पर जगह जगह कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए जाने लगे थे। यहूदियों को उनके घरों से पकड़ पकड़ कर इन कैंपों में जानवरों की तरह भरा जा रहा था। फिर इन्हें गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। हिटलर का एक सिपह सालार था, नाम था इवान। उसे ट्रेबलिंका कैंप के गैस चैम्बर की जिम्मेदारी दी गई थी। यहूदी ट्रेनों में भरकर लाए जाते थे और इवान ही तय करता था कि उनका आगे क्या होगा। वह बेहद क्रूर था। जब लोगों को गैस चैम्बर की ओर भेजा जाता तो इवान रास्ते में खड़ा हो जाता था। उसके एक हाथ में तलवार होती थी और वह मौत की कतार में जा रहे लोगों पर हमले करता था। इवान किसी को नहीं छोड़ता था। जब घायल लोग अपने बहते खून को देखकर तड़पते थे तब वह जोर से हंसता था। गैस चैम्बर में लोगों को मारने के बाद भी वह लाशों को नहीं छोड़ता था। अनुमान है कि इवान ने अकेले ही ट्रेबलिंका में करीब 10 लाख लोगों को गैस की भट्टी में झोंक दिया था। इसी तरह हिटलर के आदेश पर जर्मनी में लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मारा गया। इस घटना को हॉलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। हिटलर ने अपने पागलपन से जर्मनी से यहूदियों का सफाया तो कर दिया था,
लेकिन उसके जहन में अब भी एक टीस थी, पहले विश्व युद्ध में मिली हार और फिर वर्साय संधि की कड़वाहट जिसने जर्मनी को कमजोर कर दिया था। तारीख थी 1 सितंबर 1939। जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले के बाद अलाइड पावर को लगने लगा कि जर्मनी एक बार फिर अपनी हदें पार कर रहा है। पोलैंड के हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उधर जर्मनी के साथ जापान और इटली खड़े हो गए। इन्हें एक्सिस पावर के नाम से जाना गया। देखते ही देखते युद्ध की आंच यूरोप से एशिया और अफ्रीका तक पहुंच गई। युद्ध 6 सालों तक चलता रहा, लेकिन अलाइड पावर साल 1945 तक लगभग जंग जीत चुका था। साल 1945 के अप्रैल महीने की बात है। अलाइड पावर्स की सेना जर्मनी में घुसी। उन्हें एक कैंप दिखा, बुकनवाल्ड कैंप, जिसकी कहानी इस वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको सुनाई। यहां करीब 56,000 लोग मार दिए गए थे। यह जर्मनी की जमीन पर बना दूसरा सबसे बड़ा कैंप था। ये सब देखकर अलाइड पावर्स के सैनिकों की हालत खस्ता हो चुकी थी। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कैसे कोई इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। यह खबर ऊपर तक पहुंचाई गई। इसके करीब एक हफ्ते बाद अलाइड पावर्स की सेना के 3 सबसे बड़े जनरल आइजनहावर, पैटन और ब्रैडली बुकेनवाल्ड कैंप में पहुंचे। तबाही के मंजर को देखकर तीनों का गुस्सा फूट पड़ा। उसी दिन तय कर लिया गया कि इस दरिंदगी में जो लोग भी शामिल थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तय हुआ कि इनकी हैवानियत की कहानियां दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। जर्मनी के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में सेना पहुंच रही थी। मंजर एक जैसा ही था। इन कैंप्स के नेटवर्क का पता चलने के बाद एक पुख्ता सबूत मिल चुका था कि हिटलर ने सिस्टमैटिकली लाखों लोगों को मरवाया है और इन सब के पीछे सिर्फ हिटलर ही नहीं था, उसकी एक बड़ी टीम भी थी। फिर आई तारीख 30 अप्रैल 1945। जर्मनी की मर्डर मशीन का मास्टरमाइंड एडोल्फ हिटलर ने खुद को खत्म कर लिया था। हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स ने भी अपनी जान ले ली थी। हॉलोकास्ट का मुख्य जिम्मेदार हेनरिक हिमलर भी साइनाइड की गोली खाकर मर चुका था। भले ही तीनों ने खुद को खत्म कर लिया था, लेकिन अलाइड देशों को नाजी पार्टी का एक ऐसा नेता हाथ लग चुका था जो हिटलर का दाहिना हाथ था। नाम हरमन गोरिंग। गोरिंग हिटलर के शुरुआती दिनों से उसके साथ था। उसने 1923 की नाकाम तख्तापलट में हिस्सा लिया था। उसने ब्राउन शर्ट्स को लीड किया था। नाजी एयरफोर्स यानी लुफ्टवाफे उसी ने खड़ी की थी। दुनिया भर में उसे हिटलर का नंबर 2 माना जाता था। गेस्टापो यानी नाजी जर्मनी की सीक्रेट पुलिस उसी ने खड़ी की थी। फाइनल सॉल्यूशन को प्लान करने से लेकर इसे अमली जामा पहनाने तक हर जगह उसकी मौजूदगी थी। गोरिंग के अलावा कई बड़े नाजी लीडरों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब सवाल यह था कि इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। 7 मई 1945 की बात है। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि नाजी लीडरों की हैवानियत की सजा कैसे तय की जाए। अलाइड पावर्स के सामने 3 विकल्प थे। पहला, इन्हें बिना सजा दिए छोड़ दिया जाए, लेकिन इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरा, इनके आरोपों को साबित किए बगैर शूट कर दिया जाए, लेकिन इस बात से यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट राजी नहीं थे। अंत में तीसरे विकल्प की तरह अलाइड देशों ने रुख किया। वह था जस्टिस थ्रू प्रोसिक्यूशन, यानी एक फेयर जुडिशियल ट्रायल के जरिए सजा तय की जाए। लेकिन सामने एक समस्या ये थी कि एक ऐसे देश में अदालती कार्रवाई और सजा कैसे तय की जाए जहां के नियम कानून में नाजियों ने जो हरकत की उसे अपराध माना ही नहीं जाता था। इसका जवाब मिला लंदन चार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल से। इस चार्टर ने 4 देशों फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूएसए और यूके के लीगल कोड्स को जोड़कर एक ट्रिब्यूनल बनाया। साल 1945 में ही इस ट्रिब्यूनल की लंदन में बैठक हुई। बैठक में क्राइम को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फैसला लिया गया कि इन्हीं के आधार पर नाजी नेताओं के खिलाफ ट्रायल चलाए जाएंगे। पहला, क्राइम अगेंस्ट पीस, यानी बिना वजह गैर कानूनी युद्ध छेड़ना। दूसरा, वॉर क्राइम्स, मतलब युद्ध के नियमों को तोड़ना, जैसे दुश्मन सैनिकों को कैद में लेकर मार देना। तीसरा, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत पर की गई वो क्रूरता जिसकी कोई हद नहीं। और चौथा, कॉन्स्पिरेसी, यानी नाजी पार्टी जैसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना ही अपराध मान लिया गया। अब सवाल था कि ट्रायल के लिए जगह कौन सी चुनी जाए। काफी डिस्कशन के बाद अंत में तय हुआ जर्मनी का न्यूरमबर्ग शहर।
वह शहर जहां से 1930 के दशक में हिटलर ने रैलियां निकाली थी, वह शहर जहां से यहूदियों के लिए अलग नागरिकता कानून बनाई गई थी, उन्हें जर्मनी का नागरिक होते हुए भी इलीगल सिटीजन बना दिया गया था, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए। इन सब बातों का जिक्र हम पीछे कर चुके हैं। न्यूरमबर्ग शहर का चुनाव अपने आप में एक ऐसी कहानी है जहां से नफरत की बीज बोई गई और अंत में जिन्होंने वह फसल बोई थी उनका हश्र दुनिया के लिए नजीर बन गया। न्यूरमबर्ग के पैलेस ऑफ जस्टिस का रिनोवेशन कराया गया, इसे बड़े से कोर्ट रूम में तब्दील कर दिया गया। करीब 350 प्रेस के लोगों के लिए एक गैलरी तैयार की गई, 400 लोगों के बैठने की जगह बनाई गई। इन्हीं 4 दीवारियों में नाजी नेताओं की किस्मत लिखी जानी थी, कैद या फिर मौत। ट्रायल शुरू होने के लिए लगभग सब कुछ तय था, आरोपी पकड़े जा चुके थे, लेकिन एक बड़ी दिक्कत अभी भी बची थी, वह थी लैंग्वेज बैरियर। ट्रायल में फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन और जर्मन बोलने वाले लोग थे। अब जज, प्रोसिक्यूटर, लॉयर, प्रेस और ऑडियंस सब एक दूसरे की बात कैसे समझते, इसके लिए एक रास्ता निकाला गया, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन। इसमें इंटरप्रेटर्स उसी वक्त ट्रांसलेट करते हैं जब कोई बोल रहा होता है और बाकी लोग हेडफोन्स लगाकर अपनी भाषा में सुन सकते हैं। चारों देशों ने अपने प्रोसिक्यूटर्स और एक्सपर्ट टीम्स भेजे। डिफेंडेंट्स को भी पूरा हक मिला, अपने खिलाफ इंडिक्टमेंट्स की कॉपी, चार्जेस की पूरी जानकारी और अपनी पसंद का लॉयर, क्योंकि यह एक फेयर ट्रायल था। फिर आई तारीख 20 नवंबर 1945। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के लिए मंच सज चुका था। कुल 24 नाजी लीडरों के ऊपर ट्रायल चलाया गया। ट्रायल की कहानी में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले 3 नाजी लीडरों के ट्रायल की कहानी जान लीजिए, जो थोड़ी अलग थी। पहला केस था मार्टिन बॉरमैन का। यह हिटलर का प्राइवेट सेक्रेटरी था। यहूदियों के खून में इसका सीधा सीधा हाथ था। बॉरमैन न्यूरमबर्ग ट्रायल के दौरान मौजूद नहीं था। उसके ऊपर एब्सेंशिया यानी गैर हाजिरी में ट्रायल चलाया गया। इसे अदालत ने सजाए मौत दी, लेकिन यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही गायब था। काफी अरसे बाद करीब साल 1972 के आसपास जांच में पता चला कि उसकी मौत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हो चुकी थी। ट्रायल में दूसरा थोड़ा अलग केस था इंडस्ट्रियलिस्ट गुस्टेव क्रुप वोन का। ट्रायल से पहले जब इसकी मेडिकल जांच हुई तो पाया गया कि इसकी सेहत ठीक नहीं है, ट्रायल में हिस्सा लेने के लायक नहीं है। बाद में साल 1950 में ही इसकी मौत भी हो जाती है। तीसरा एक और डिफरेंट केस रॉबर्ट ले का। यह जर्मन ट्रेड यूनियन का हेड था। रॉबर्ट ले कहता था कि मुझे गोली मार दो, लेकिन अपराधियों की तरह अदालत में खड़ा न करो। ट्रायल के कुछ दिनों के भीतर उसने कस्टडी में खुद को खत्म कर लिया। शुरुआती ट्रायल की प्रक्रिया में अलाइड पावर को लग रहा था कि इन नाजी नेताओं के खिलाफ सबूत कैसे मिलेगा। सबको पता था कि ये गुनहगार हैं, लेकिन अदालत तो सबूत के बिना पर ही फैसला सुनाने के लिए बनाई गई थी, ताकि आम जर्मन नागरिकों को यह एहसास दिलाया जा सके कि हमने निष्पक्ष जांच की और साबित कर दिया कि आप जिस नाजी हुक्मरानों के पीछे पागल थे, वो इंसानियत के कितने बड़े कातिल थे। अलाइड पावर्स की चिंता ज्यादा दिनों तक बनी नहीं रही, क्योंकि नाजी जो भी काम करते थे उन सब का रिकॉर्ड रखते थे। देखते ही देखते अदालत में 47 बड़े बड़े बक्सों में भरे फाइल्स, 1400 किलो वजन वाला नाजी पार्टी का रिकॉर्ड और कई कई किलोमीटर लंबी फाइलों के रील पेश कर दिए गए। अलाइड पावर्स के वकील ने धीरे धीरे इस केस को खोलना शुरू किया। शुरुआत में हत्याओं या फिर बड़े एट्रोसिटीज की बात नहीं की। उन्होंने अदालत को सबसे पहले यह दिखाने की कोशिश की कि नाजी नेता एक प्लानिंग के साथ बरसों से आगे बढ़ रहे थे। ये प्लान था जर्मनी के आसपास के इलाकों पर कब्जा जमाना और फिर उन जगहों से उन कम्युनिटीज की नागरिकता छीनना जिन्हें वह पसंद नहीं करते थे। इनमें सबसे ऊपर थे यहूदी। एक दस्तावेज में साफ लिखा मिला कि जर्मन नेता पहले ही तय कर चुके थे कि चेकोस्लोवाकिया पर किसी भी हाल में हमला करना है, बस वो सही राजनीतिक समय का इंतजार कर रहे थे। इससे साफ हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अचानक नहीं हुआ, बल्कि पहले से प्लान किया गया था। जब यह सब सामने आया तो आरोपी नेताओं ने दलील दी कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह उस समय के जर्मन कानून के मुताबिक गैर कानूनी नहीं था, इसलिए उन्हें दोषी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने तुरंत जवाब दिया कि अगर यह तर्क मान लिया जाए तो फिर दुनिया का पहला मर्डरर भी कह सकता था कि पहले किसी को हत्या के लिए सजा नहीं मिली तो मुझे क्यों मिले। आगे कहा कि कुछ अपराध इतने बड़े और इतने अमानवीय होते हैं कि उनके लिए पहले से कोई कानून या मिसाल जरूरी नहीं होती। इसी दौरान एक आरोपी अल्बर्ट स्पीयर ने समझ लिया कि अदालत क्या सुनना चाहती है।
बाकी आरोपी इनकार करते रहे, लेकिन स्पीयर ने अपनी गलती मान ली। उसने कहा कि हाँ, उसने और उसकी नाजी पार्टी ने बहुत गलत किया। उसके ऊपर लाखों स्लेव लेबरर्स से जबरन काम करवाने का आरोप था, जिन्हें बाद में मार दिया गया। स्पीयर ने चूंकि अपनी गलती कबूल ली, इसलिए उसे 20 सालों की जेल की सजा सुनाई गई। अलाइड पावर्स ने जब अदालत के सामने यह साबित कर दिया कि नाजी लीडर्स की अगुवाई में एक कॉन्स्पिरेसी के तहत सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लाखों यहूदियों को मरवाया गया, तो अब बारी थी अदालत के सामने ये सबूत पेश करने की कि कैसे इतनी अमानवीय तरीके से यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद करके तड़पा तड़पा के मारा गया। अलाइड पावर्स के वकीलों ने कंसंट्रेशन कैंप पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई। अदालत में डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, पर्दे पर लाशें बिखरी हुई दिख रही थी, गैस चैम्बर दिख रहा था, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब तड़पा तड़पा कर मारे जा रहे थे। जो लोग बचे थे उनकी हालत खस्ता थी। डॉक्यूमेंट्री खत्म होने के बाद अदालत में बैठे लोगों की आंखों में आंसू थे। कहा जाता है कि कई लोग तो डॉक्यूमेंट्री देखते देखते बेहोश हो गए। अब यह साबित हो चुका था कि अदालत में पेश किए गए नाजी लीडर्स हजारों मासूमों के कातिल हैं, लेकिन ये नाजी लीडर्स अपने बचाव में कह रहे थे कि मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था, हम मजबूर थे। लेकिन अलाइड पावर्स के वकीलों ने इस तर्क को भी बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। कहा, जो आदमी क्राइम करता है वो ये नहीं कह सकता कि मैंने यूनिफॉर्म पहनकर किया था तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मिलिट्री वाले भी उसी तरह मोरल जजमेंट रखने वाले इंसान होते हैं, उन पर भी वही कानून लागू होता है जो बाकी आम लोगों पर लागू होता है। अलाइड पावर्स ने इस बात को और मजबूती से रखने के लिए एक जर्मन जनरल एरविन रोमेल का उदाहरण दिया। उसे एक बार ऊपर से कुछ लोगों की हत्या करने का आदेश मिला, लेकिन रोमेल ने वो ऑर्डर जला दिया। उसने माना कि यह गलत है, यानी ऊंचे से ऊंचे अफसर भी गलत आदेश मानने से इनकार कर सकते थे। ट्रायल के दौरान अलाइड पावर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ वो था हरमन गोरिंग, हिटलर का दाहिना हाथ। उसका दिमाग काफी तेज चलता था, मानो बहस में उसने पीएचडी कर रखी थी। उसके पास जानकारी का अंबार था, कंप्यूटर जैसी याददाश्त थी। कोर्टरूम में उसकी एंट्री से ही माहौल बिल्कुल बदल जाता था। अदालत के सामने ये एक ऐसा आरोपी था जिसे हल्के में लेना मुश्किल था। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर रॉबर्ट जैक्सन गोरिंग से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन जल्द ही गोरिंग जैक्सन पर भारी पड़ने लगा। उसके पास हर सवाल का जवाब था, आत्मविश्वास और साफगोई से अपनी बातें रखता था। इन्हीं कारणों से गोरिंग इस पूरे ट्रायल का मानो स्टार बन गया। सुनवाई के अगले दिन जब अखबार में रिपोर्ट छपती तो उसमें गोरिंग के आत्मविश्वास के किस्से होते। कोर्ट में मौजूद रिपोर्टर्स बताते हैं कि गोरिंग हियरिंग के दौरान जो हेडफोन लगाता था, उसमें अगर उसे प्रोसीडिंग के दौरान कोई बात बेतुकी लगती तो हेडफोन उतारकर वह हंसने लग जाता था। लेकिन गोरिंग की चालाकी और आत्मविश्वास ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। अलाइड पावर्स को गोरिंग के खिलाफ गवाही मिल चुकी थी। एक कमांडर था जिसकी निगरानी में ऑस्क्विट्ज विल्स कंसंट्रेशन कैंप चलाए जा रहे थे। नाम था रुडोल्फ हॉयस। इसे गिरफ्तार किया जा चुका था। इसने गोरिंग के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी। कहा कि गोरिंग फाइनल सॉल्यूशन की पूरी योजना में शामिल था। यहूदियों को जबरदस्ती मजदूरी करवाना, उन्हें यूरोप भर में ढोकर ले जाना और आखिर में उनकी बड़े पैमाने पर बेरहमी से हत्या, इस पूरी योजना में गोरिंग पहली कतार में खड़ा था। अब सारी गवाही और सबूत पूरे हो चुके थे। आरोपियों की बातें भी सुन ली गई थीं। अब फैसला सुनाने का समय था। तारीख थी 1 अक्टूबर 1946। दोपहर के 3 बज रहे थे। आरोपियों को कोर्टरूम में लाया जा रहा था। आज उनकी किस्मत का फैसला होना था। सभी आरोपी अपने माथे के पसीने पोंछ रहे थे। जज साहब फैसला सुनाने के लिए हाथों में कई पन्नों के दस्तावेज लेकर बैठे थे। जज ने एक नाम पढ़ा, हरमन गोरिंग। उसके आगे कहा, सजाए मौत, चीफ ऑफ ऑपरेशंस जनरल यॉडेल, सजाए मौत। जनरल कैटेल, जो यॉडेल का बॉस था, उसे भी मौत की सजा सुनाई गई। फॉरेन मिनिस्टर वॉन रिबेंट्रोप को भी मौत की सजा हुई। कुल 24 में से 12 नाजी लीडर्स को मौत की सजा दे दी गई। बाकी के 7 अपराधियों को जेल की सजाएं मिली। 3 को बरी कर दिया गया और 2 मामलों में कोई फैसला नहीं सुनाया गया। हिटलर का उत्तराधिकारी एडमिरल डेर्निट्ज को 10 साल की सजा हुई। आर्मामेंट्स मिनिस्टर स्पेयर को 20 साल की सजा सुनाई गई और रुडोल्फ हेस को उम्र कैद। इस फैसले के जरिए अलाइड देशों ने जर्मनी के आम नागरिकों तक ये संदेश पहुंचा दिया था कि वह जिन नेताओं पर जान छिड़कते थे, जिनके कहे पर उन्होंने एक कौम से नफरत की,
वो लीडर्स एक खूंखार अपराधी थे, औरतों, बच्चों और बेसहारा मासूम लोगों के कातिल थे। इन्होंने इंसानियत का खून किया था। लेकिन इधर गोरिंग का इरादा एलाइड्स के लिए चीजें आसान बनाने का नहीं था। उसके किस्मत में मौत तो थी, लेकिन वह मौत अदालत के फांसी के फंदे से नहीं होनी थी, या फिर गोरिंग कुछ और सोच रहा था। दोषी साबित होने के बाद उसे पता था कि उसकी फांसी तय है। उसने कोशिश भी की कि उसकी फांसी का तरीका बदला जाए। वो बोला कि एक सैन्य अधिकारी होने की वजह से उसकी जान फायरिंग से ली जाए, यानी गोली मार दी जाए, फांसी से नहीं। लेकिन अलाइड्स अपनी बात पर अड़े रहे, उसे फांसी ही दी जाएगी। फिर आई तारीख 15 अक्टूबर 1946। इस दिन गोरिंग समेत दोषियों को फांसी दी जानी थी, लेकिन फांसी से ठीक 2 घंटे पहले उसने पोटेशियम साइनाइड की गोली चाट ली और मर गया। कैद में गोरिंग जो सामान इस्तेमाल करता था उसमें एक छोटा सा हेयर क्रीम था। उसी में उसने पोटेशियम साइनाइड का कैप्सूल छुपा कर रखा था, मानो इस बात की पूरी तैयारी कर बैठा था कि उसे अपनी जान फांसी के फंदे पर चढ़कर नहीं देनी है। बाकी जिन दोषियों को फांसी की सजा देनी थी उन्हें फांसी के फंदे से लटका दिया गया। फांसी के लिए स्टैंडर्ड ड्रॉप मेथड इस्तेमाल होना था। इस तरीके में गर्दन तुरंत टूट जाती है और इंसान की जान जल्दी से निकल जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फांसी के दौरान इस प्रोसेस को ठीक से फॉलो नहीं किया गया। मसलन रिबेंट्रोप को जब फांसी दी गई तो उसकी जान निकलने में करीब 17 मिनट का समय लगा। यॉर्डेल की जान निकलने में 18 मिनट लगे और काइटल करीब 28 मिनटों तक फंदे पर लटकने के बाद मरा। रुडोल्फ हेस को जेल हुई थी। वह साल 1941 में ब्रिटेन से शांति की बात करने स्कॉटलैंड गया था, लेकिन उसे वही गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए वह कई बड़े अत्याचारों में शामिल नहीं था। उसे उम्र कैद मिली। वह साल 1987 में मरा। उसने 93 साल की उम्र में खुद को फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। जिस जेल में वह बंद था उसे बाद में तोड़ दिया गया ताकि वह जगह नाजी विचारधारा मानने वालों के लिए तीर्थ स्थान न बन जाए। इसी तरह खत्म हुआ वह पूरा नाजी राज, वही राज जिसने यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध में धकेला, जिसने करीब 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया था। आज उसका अंत हो चुका था। डिनाजिफिकेशन का पहला पड़ाव पूरा हो चुका था। बड़े बड़े नाजी लीडर्स को सजा मिल गई थी, लेकिन अब असली चुनौती शुरू हुई। करीब 7 करोड़ जर्मन नागरिकों के दिमाग से वो नाजी सोच निकालना जो बरसों से उनके भीतर भरी गई थी। जन्म से लेकर शादी तक और मौत से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक हर चीज में नाजी सोच पैठ बना चुकी थी। यहां तक कि रविवार के दिन लोगों के घरों में कौन सी डिश बनेगी ये भी नाजी तय करते थे। जर्मनी का शायद ही ऐसा कोई नागरिक था जो नाजी हुकूमत की जहरीली नफरती सोच से प्रभावित न रहा हो। नाजीवाद को जड़ से मिटाना काफी टाइम टेकिंग काम था। इसे सिस्टमेटिकली खत्म करने की कोशिश की गई। सबसे पहले उन चीजों को बैन किया गया जो सिंबॉलिक थे या फिर चलते फिरते नजर आ जाते थे। नाजी के स्वास्तिक सिंबल पर बैन लगा दिया गया। नाजियों का एक और सिंबल था उड़ता हुआ चील, इसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया। बाहरी चीजें तो धीरे धीरे खत्म कर दी गईं, लेकिन जर्मन लोगों के भीतर पैठ कर चुकी नाजी विचारधारा इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली थी। उस जमाने में जर्मनी के करीब 80 लाख लोग नाजी पार्टी के सदस्य थे, यानी कुल आबादी का लगभग 10% हिस्सा। समस्या ये थी कि कोई अगर नाजी पार्टी का सदस्य है तो इसका यह मतलब नहीं था कि वह दिल से नाजी विचारधारा को मानता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी पदों पर बैठे लोगों को नाजी पार्टी का सदस्य बनना लाजमी था। वो अनिवार्य शर्त था। अगर वह नहीं बनते तो उनसे उनकी नौकरियां छिन जाती। बहुत से लोगों ने नाजी पार्टी की सदस्यता मजबूरी में भी ली हुई थी। इधर शुरुआती दिनों में अलाइड्स पावर ने तय किया था कि सरकारी नौकरी में रहते हुए जिन लोगों के पास नाजी पार्टी की सदस्यता होगी उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा करना लगभग नामुमकिन काम था, क्योंकि सरकारी पदों पर बैठा शायद ही कोई इक्का दुक्का व्यक्ति था जिसका ताल्लुक नाजी विचारधारा या पार्टी से न रहा हो। अगर उन्हें हटा दिया जाता तो सरकारी नौकरियों में गिनती के ही लोग बचते और पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता। इन तमाम चुनौतियों पर विचार करते हुए अलाइड्स ने फैसला किया कि हम अब सिर्फ उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जो सरकारी पदों पर बैठे हैं और अब भी कट्टर नाजी समर्थक हैं। अब सवाल यह था कि इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो इसके लिए एक तरकीब निकाली गई। एक क्वेश्चनायर फॉर्म कंपोज किया गया जिसमें कुल 80 सवाल पूछे गए थे। सवालों को इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि आंसर करते वक्त सामने वाले इंसान की आइडियोलॉजी पता चल जाए, उसे एग्जामिन किया जा सके, पता किया जा सके कि कौन कितना कट्टर नाजी समर्थक है। सिविल सेवा, शिक्षा, पुलिस, न्यायपालिका, हर छोटे बड़े विभाग में फॉर्म पहुंचाया जाने लगा। सबको इसका जवाब देना अनिवार्य था, लेकिन करीब 7 करोड़ लोगों तक इस फॉर्म को पहुंचाया जाना था।
कहा जाता है कि रोजाना 10,000 फॉर्म्स छपते थे और हजारों फॉर्म्स को एग्जामिन किया जाता था। ये प्रोसेस इतना लंबा और थका देने वाला था कि कई लोगों तक फॉर्म्स पहुंचे भी नहीं। मोटे तौर पर करीब 20 लाख लोगों ने ये फॉर्म भरा और एग्जामिन हुआ। उसके बाद उन्हें अदालत बुलाया गया। इनके ऊपर नाजीवाद विचारधारा को फॉलो करने का आरोप था। अदालत में पूछताछ हुई, जिसके भीतर जितना नाजीवाद भरा था उसे उतनी बड़ी सजा दी गई। किसी को जेल, किसी को जुर्माना, तो किसी को बाइज्जत बरी भी किया गया। लेकिन जैसे जैसे डिनाजिफिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा था, दुनिया एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। ये युद्ध थी तो बड़ी ताकतों के बीच। सोवियत संघ और पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, इस युद्ध को कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। अब आइए आपको इस कहानी की तरफ ले जाते हैं, जहां अमेरिका एक तरफ डीनाजिफिकेशन के नाम पर वाहवाही बटोर रहा था, लेकिन जब उसके सामने कोल्ड वॉर के दौरान पावर की लड़ाई आई तो उसने उन नाजी लोगों को अपनाकर अपने देश ले आया जो यहूदियों के कातिल थे। अमेरिका अपने फायदे के लिए उन्हें साथ ले गया था। कौन थे ये लोग, कहानी क्या है इनकी, आइए सुनते हैं। 9 मई 1945 के दिन जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया था। इसी दिन से कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। दुनिया एक बार फिर युद्ध की कगार पर पहुंच रही थी। बाहर से अलाइड्स नाजियों को पकड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग खेल चल रहा था। कई नाजियों को छिपाकर बचाया जाने लगा। इन्हीं में कुछ जर्मन वैज्ञानिक थे। ये दौर रॉकेट साइंस का था। दुनिया स्पेस और चांद पर पहली पहुंच बनाने की होड़ में थी। जर्मनी रॉकेट साइंस में काफी आगे था। इन्हीं जर्मन वैज्ञानिकों में से एक था वर्नर ब्राउन, वही साइंटिस्ट जिसने V1 और V2 रॉकेट बनाए थे। उसके रॉकेट साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज चलते थे। साल 1942 में वर्नर ब्राउन ने अपने रॉकेट स्पेस तक पहुंचा दिए थे। अमेरिका भली भांति जानता था कि आने वाला दौर रॉकेट और स्पेस का है, इसलिए वो ब्राउन जैसे वैज्ञानिक को खोना नहीं चाहता था। लेकिन समस्या ये थी कि ब्राउन घोर नाजी समर्थक था। उसके ऊपर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप थे और साफ साफ सबूत भी थे इस अपराध के। ब्राउन के बनाए हथियारों से दर्जनों यहूदियों का खून बहाया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका ब्राउन को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। सुपर पावर बनने के नशे में चूर अमेरिका ने सारे नियम और कानून ताक पर रखने शुरू कर दिए। हिटलर ने जर्मनी के टॉप माइंड्स की एक बड़ी साइंस एंड रिसर्च टीम बनाई थी। अमेरिका इसके करीब 765 टॉप वैज्ञानिकों को चुपचाप लेकर अपने देश निकल गया। ब्राउन भी इसी में शामिल था। अमेरिका में एक कानून था कि कोई भी नाजी अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके लिए एक समाधान निकाला गया। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन पेपर क्लिप के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इन वैज्ञानिकों की पिछली पूरी जिंदगी बदल दी। उनके कागजात वगैरह दोबारा बनाए गए। वर्नर ब्राउन, जिसने कई मासूमों की जिंदगी ली थी, उसे अमेरिका किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहा था। उसे पहले तो अमेरिकी सेना में कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई, फिर बाद में नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर का डायरेक्टर बना दिया गया। जैसे जैसे कोल्ड वॉर आगे बढ़ रहा था, पश्चिमी देश और सोवियत संघ के बीच और तेजी से लड़ाई बढ़ने लगी थी। पश्चिमी देश और सोवियत संघ की लड़ाई का अखाड़ा जर्मनी बनता चला गया। जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने पश्चिमी हिस्सा लिया और सोवियत संघ ने पूर्वी हिस्सा। इसके बाद हालात ऐसे हो गए कि जर्मनी में हर तरफ जासूसी और शक का माहौल बनने लगा। सोवियत संघ ने जर्मनी के पूर्वी हिस्से पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने बर्लिन शहर को चारों तरफ से घेर रखा था और खुद बर्लिन भी 2 हिस्सों में बट गया था, एक पश्चिमी, एक पूर्वी। इस वजह से पश्चिमी देशों के सैनिकों के लिए बर्लिन में काम करना, घूमना फिरना और अपने लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका था। पश्चिम चाहता था कि जर्मनी में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बने जो नाजीवाद से मुक्त हो, लेकिन साथ ही उसे ऐसे नेता भी चाहिए थे जो कम्युनिस्ट विरोधी हों। माने पश्चिम को कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ और कम्युनिस्ट विचारधारा पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दोनों साथ ही थे। बहरहाल पश्चिम, खासकर अमेरिका, अब सोवियत संघ का दुश्मन बन चुका था। उसे अब सोवियत सरकार और उसकी नीतियों के अंदर खाने की जानकारियां इकट्ठी करनी थी। यहीं पर एक और खेल शुरू होता है। ये जानकारी नाजियों के जासूसों के पास थी। नाजी कम्युनिस्टों से इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने रेड आर्मी और सोवियत जासूसी नेटवर्क पर ढेरों फाइलें और जानकारियां जमा कर रखी थी। उन्हें पता था कि कम्युनिस्ट कैसे काम करते हैं। उनके अपने जासूस पहले से सोवियत नेटवर्क के अंदर तक पहुंचे हुए थे। यही वजह थी कि यह जानकारियां अमेरिका के काम की थीं। लेकिन दिक्कत यह थी कि ये फाइलें एसएस और गेस्टापो जैसी नाजी एजेंसी में काम कर चुके लोगों के पास थी। एसएस हिटलर की फौज का नाम था और गेस्टापो उसकी सीक्रेट पुलिस थी।
सोवियत संघ को ध्वस्त करने की दिशा में अमेरिका कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने एसएस और गेस्टापो के लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक नाम था क्लाउस बार्बी, एक ऐसा आदमी जो बचपन से कट्टर नाजी था, एसएस और गेस्टापो में काम कर चुका था। उसे फ्रांस में बुचर ऑफ लियोन कहा जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि उसने अकेले 14 लोगों का खून बहाया था। इतना बड़ा अपराधी, सजा देने के बावजूद अमेरिका उसे खोज कर हाथ मिला रहा था। अमेरिका ने उसके साथ सिर्फ इसलिए सौदा किया क्योंकि उसके पास सोवियत संघ के अंदर की खुफिया जानकारियां थीं। साल 1947 के अगस्त महीने में बार्बी को मोस्ट वांटेड युद्ध अपराधी की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब तो उसके साथ अमेरिका था। बिना किसी शोर शराबे के बार्बी को सीआईए और पुराने नाजी जासूसी नेटवर्क के बीच का कड़ी बना दिया गया। अमेरिका उसके द्वारा दी जा रही जानकारियों से बहुत खुश था, लेकिन जून 1949 में फ्रांस की अदालत ने बार्बी को मौत की सजा सुना दी। लेकिन अमेरिका ने बार्बी को फ्रांस के हवाले करने के बजाय एक नया खेल रच दिया। शर्मिंदगी से जो बचना था, बार्बी की पहचान ही बदल दी गई। पासपोर्ट नाम अब क्लाउड ऑल्टमैन रख दिया गया। फिर इसे गुप्त रास्ते से दक्षिण अमेरिका भेज दिया गया। दक्षिण अमेरिका के बोलीविया में वह अगले 32 सालों तक छिप कर रहा। समय के साथ नाजियों को पकड़ने की कोशिशें भी कमजोर पड़ने लगीं। साल 1951 में डीनाजिफिकेशन आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। सरकारें ढीली पड़ने लगी और असल जिम्मेदारी कुछ गिने चुने लोगों पर आ गई, जिन्हें दुनिया नाजी हंटर्स के नाम से जानती है। इनमें साइमन विसेंथल जैसे लोग थे, जिन्होंने अपने दम पर दुनिया भर में भागे हुए नाजियों का पीछा किया। इन्हीं लोगों ने क्लाउस बार्बी की असल पहचान को सामने लाया, दुनिया को बताया कि इसका नाम बदल दिया गया था। आखिरकार 4 जुलाई 1987 के दिन बार्बी को बोलीविया से फ्रांस लाया गया। मुकदमा चला और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। डिनाजिफिकेशन इतना आसान काम नहीं था, लेकिन दुनिया ने न्यूरमबर्ग ट्रायल के दौरान नाजी नेताओं का असली चेहरा देखा। धीरे धीरे जर्मन लोगों को यह एहसास होने लगा कि वह गलत लोगों के पीछे चल रहे थे, उन्हें अपना नेता मान रहे थे। जर्मनी नाजीवाद विचारधारा से कितना मुक्त हो चुका है, ये कि जर्मनी इसका सबूत है। साल 1945 के बाद से नाजीवाद दोबारा जर्मनी की राजनीति में ताकत नहीं बन पाया। जर्मनी ने अपनी काली विरासत का सामना किया, होलोकॉस्ट मेमोरियल बनाए, कंसंट्रेशन कैंप्स को स्मारक बनाया। आज जर्मनी लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता को लेकर जिस तरह आगे बढ़ा है, वह कई देशों से बेहतर है। एक लंबे अरसे के बाद ही सही, आखिरकार डीनाजिफिकेशन कामयाब रहा। जिनके दिमाग कभी नफरत से भरे थे, उन्होंने सच जाना और सीखा कि कैसे एक छोटा सा समूह लाखों लोगों को झूठ और डर में फंसाकर दुनिया को तबाही में धकेल सकता है। यह इतिहास आज भी हमें चेतावनी देता है, सबक देता है। लेकिन इस पूरे दौर की कहानियों को जब हम सुनते हैं तो एक बात साफ नजर आती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की महत्वाकांक्षाएं नाजीवाद के खात्मे को लेकर भले ही वह न्याय इंसाफ की बात करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वही देश सुपर पावर बनने की होड़ में अपने फायदे के लिए उन नाजियों से हाथ मिला रहे थे जो लाखों मासूमों की खूनी थी। यह देखकर समझ आता है कि युद्ध के बाद फैसले सिर्फ सही या गलत देखकर नहीं लिए जाते, उनके पीछे डर भी होता है, फायदे भी होते हैं और अपनी ताकत बचाए रखने की चाह भी छिपी होती है। ये थी न्यूरमबर्ग ट्रायल और नाजीवाद के उरूज और गुरूब की कहानी। ये पूरी कहानी आपके लिए लिखी साथी रब्बानी ने, कैमरे पर इसे दर्ज किया है इरशाद ने। मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए।